अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यही सवाल अब पार्ट बी आप रिवेलेशन से करें और 31 दिसंबर 18 तक पहुंचें। 19 मैं करता हूं। पानी और कहा था यार मैंने। अच्छा, रिवेलेशन मॉडल वाला 31 दिसंबर 18 तक करें वर्किंग। 19 मैं करता हूं फिर। नहीं, यही सवाल पार्ट बी। अच्छा, वो ऑनलाइन वालों के लिए वो जो पिछले लेक्चर में सवाल कॉस्ट मॉडल का किया था ना, उसकी बात कर रहा हूं। उसको रिवेलेशन मॉडल से करें अब और 31 दिसंबर 18 तक पहुंचे।
सर इस क्वेश्चन दोनों दफा गेन हो रहा है। हाँ, दोनों दफ़ा हुई नहीं है, तो इसमें डाउनवर्ड नहीं थी।
जनवरी 22। Six month ended। अच्छा पाँच 15। ओके हाँ जी। जी फर्स्ट जनवरी 15 इनिशियली प्रोविजन बनाई थी कितनी 20 और ये बन गया था 70। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, इंटरेस्ट चार्ज हुआ 11.67 1.4 58.33 1.4। एस्टिमेट चेंज कब हुआ? अच्छा मेरे ख्याल में रिवैल्यूएशन 31/15 को ही ना रिवैल्यूएशन हो गई। 31 दिसंबर 15 रिवैल्यूएशन हो गई और ये रिवैल्यूएशन होके पहुंच गया 71 तक। कितनी होनी है अपवर्ड? 12.67 और ये आ गया सरप्लस में, P&L की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इंटरेस्ट आएगा, लाइफ रह गई इसकी 5 14.2 और ये 2.53 ये सरप्लस ट्रांसफ़र हो गया और इंटरेस्ट बन गया इसके ऊपर 7% 1.5। ये रह गया 56.8, सरप्लस रह गया 10.14 और ये बन गया 22.9। फिर उसके बाद हुआ एस्टीमेट चेंज 1 जनवरी 17। अच्छा एस्टीमेट चेंज में ये इधर तो कुछ नहीं आएगा और पहले आप कैलकुलेट करेंगे नई प्रोविज़न जो कि बन गई थी 29। कितना इंक्रीज है? 6.1 और प्रोविज़न का इंक्रीज लॉस है, यहीं पर ही चला जाएगा। तो एसेट तो यही है, सरप्लस रह गया 4.04।
फिर उसके बाद 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इंटरेस्ट चार्ज होगा 14.2, सरप्लस ट्रांसफ़र 1.01, 4 साल रह गए हम ना, और इंटरेस्ट 1.2.03। एसेट रह गया 42.6 रह गया, सरप्लस रह गया 3.03, 1.03। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन हो गई 31 दिसंबर 17, और रिवैल्यूएशन होके पहुंचाना है 47.6 तक, तो 5 हो गया अपवर्ड, और ये सरप्लस में ही आएगा, तो सरप्लस पहुंच गया 8.03 तक, ये 31.03। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन आएगी, इंटरेस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1, 2, 3 साल रह गए 15.87, और इसमें भी 3 रह गए 2.68, और इंटरेस्ट 2.17, तो ये बन गया 7335 33.2। प्रोविजन की कॉस्ट मॉडल में भी यही वाली फिगर्स चलनी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, बस मैंने यहां तक कहा था। उसके बाद एस्टीमेट चेंज हुआ है 1 जुलाई 19 को, तो पहले हम 30 जून 19 तक आ जाते हैं। ये साल की है तो 6 महीने की कितनी, 7 ये साल की है तो 6 महीने की कितनी 1.34, 6 महीने का इंटरेस्ट 33.2, 7% 6/12 1.16, ये पहुंच गए 23.79 5.6 ही होगा, 4.01। यहां तक पहुंचा हुआ मामला। अब हुआ है एस्टीमेट चेंज। और एस्टीमेट चेंज होके प्रोविजन को कहां तक गिरा लेना, ये कर लिया था पहले कैलकुलेट, कॉस्ट मॉडल पे कर लिया था कैलकुलेट ना, 9.29 तक। कितना डाउन करना है, 25.06। अब एसेट में से क्यों कम होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल है यार, प्रोविजन कम हो रही है तो गेन है, तो गेन यहां कहां, तो सरप्लस में ऐड कर दें, करना ऐसे चाहिए। अच्छा अभी नोट नहीं करना, चलो कर देते हैं 25.06। ये वाला भी नोट नहीं करना, ये तो 23.79 ही है, ये क्या बन गया 07, और 31 दिसंबर 17 ,
19 सॉरी, यही रेप्शन और ये $9.69 और इंटरेस्ट 6 महीने का, पहले पिछले सवाल में निकाल लिया था। 0.23। कुछ गड़बड़ है इसमें या कोई मसला नहीं? कॉन्सेप्चुअली ये क्या होता है? ये तुम शॉर्टकट लगाते हैं ना, इसको रिमेनिंग लाइफ डिवाइड कर देते हैं। कॉन्सेप्चुअली ये क्या चीज होती है? इंक्रीमेंटल रेप्शन ना। क्या मुराद है उससे? कि ये ज्यादा चार्ज हो रही है कॉस्ट मॉडल वाली से, तो जितनी ज्यादा चार्ज हो रही है वो ये, यानी ये कॉस्ट मॉडल वाली से इतनी ज्यादा चार्ज हो रही है। ये जो सरप्लस ट्रांसफर करते हैं हम, ये क्या चीज होती है? चलें फिगर्स दिखाता हूं। कॉस्ट मॉडल बनाया है ना 2018, देखें लेक्चर 5 में जो कॉस्ट मॉडल से टेबल सॉल्व किया था उसमें देखें 2018 डेप्रिसिएशन कितनी? 13 पॉइंट। अभी रिवैल्यूएशन में कितनी कर रहे हैं? क्या फर्क है? डिफरेंस लेके देखें ना। देखें किसी भी साल में आप, अब चलो यहां आ जाते हैं 31 दिसंबर 16 देखें, जो पिछली क्लास में कॉस्ट मॉडल पे सॉल्व किया था 16 की डेप्शन कितनी लिखी थी? अब कितनी लिखी है? कितना फर्क है? नहीं डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेना। ये देखो 2.53 है। इसको देख लें 17, कॉस्ट मॉडल पे क्या लिखी थी? ये वो 19 में क्या डेप्शन लिखी थी? 6.6। अगले 6 महीने में कोई नहीं लिखी थी। अच्छा चलो कितनी लिखी थी पहले 6 महीने की? ये कितनी है? कितना फर्क है? ये आ गया, नहीं नहीं 1.34। अगले 6 महीने में क्या डेप्शन चार्ज की थी? खत्म कर दिया था ना। देखें ये हम लोग शॉर्टकट लगा लेते होते हैं ना, रिमेनिंग लाइफ। असल तो ये है कि ये कॉस्ट मॉडल से जितनी चार्ज हुई, 2-3 फिगर्स टैली कराई हैं आपको। तो कॉस्ट मॉडल वाले टेबल में 2019 की पहले 6 महीने में 6.6 और ये कितनी ज्यादा है उससे? 1.34, ये वही आ रहा है। लेकिन अगले 6 महीने में कॉस्ट मॉडल वाले में कितनी डेप्शन चार्ज की है? कोई भी नहीं की, कोई भी चार्ज नहीं की। तो फिर एक्स्ट्रा कितनी बनी फिर? 7.94। कुछ भी चार्ज नहीं की ना, तो हम तो कह रहे हैं 9.69 एक्स्ट्रा है। तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ जी, ये 25 फिर यहां नहीं आएगा। मैंने आपको ना डिस्क्लोजर्स पढ़ाते हुए एक बात बताई थी, बहुत पुरानी बात हो गई वैसे तो। अगर ये जानना चाहें कि वो एसेट जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो कितनी बुक वैल्यू होती, कैसे जान सकते हैं? वो एसेट जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है अगर कॉस्ट मॉडल होता तो उसकी क्या बुक वैल्यू आ रही होती? क्या जरूरी है कॉस्ट मॉडल की सारी वर्किंग शुरू से चलानी पड़ेगी? इसका एक शॉर्टकट भी हुआ है। हाँ, कि जो हमारी स्टेबुलर वर्किंग में एसेट आ रहा है ना, अगर सरप्लस चल रहा है तो ये इसमें से माइनस कर दें, और अगर लॉस वाले कॉलम चल रहा है तो ऐड कर दें। तो इसको इससे माइनस करें, माइनस करना है 23.79 को इससे माइनस करना है,
19.78। जब पिछली क्लास में कॉस्ट मॉडल वाला टेबल बना रहे थे उस वक्त देखें यही आ रहा था ना, तो कॉस्ट मॉडल होता तो ये आ रहा होता। अब इसकी एंट्री बताता हूं। 25.06 से प्रोविजन डेबिट या क्रेडिट? 1 जुलाई 19 प्रोविजन कम करनी है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग हो जाएगी डेबिट 25.06। इसको कंपेयर करेंगे उस अमाउंट से जो कॉस्ट मॉडल होती तो एसेट की बुक वैल्यू होती। अभी मैंने पिछली क्लास में पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था डिक्रीज में, कॉस्ट मॉडल से सॉल्व किया था ना, तो उसमें क्या देखी थी बात कि अगर डिक्रीज इन प्रोविजन एसेट की कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा है तो एसेट को तो मैक्सिमम 0 तक पहुंचाना है, और जो एक्सेस है तो वो कॉस्ट मॉडल था, उसमें हमने बात की थी डिक्रीज की अमाउंट अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा है। अब रीवैल्यूएशन मॉडल में हम ये बात करेंगे कि अगर डिक्रीज इन प्रोविजन एसेट की उस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है जो होती अगर कॉस्ट मॉडल होता, तो ये जो डिफरेंस है ये इमीडिएटली पीएनएल को चार्ज हो जाएगा। कितना? अब मजीद कितना क्रेडिट चाहिए? वो सरप्लस में जाएगा। नहीं समझ आई? चलें पहले अंग्रेजी लिखवाता हूं। रिवैल्यूएशन मॉडल वाले में भी मैंने डिक्रीज इन प्रोविजन में पॉइंट नंबर 2 की जगह छुड़वाई थी। अभी ये जो डिक्रीज इन वाले नोट्स बना रहे थे इसमें डिक्रीज वाले कॉलम में मैंने पॉइंट 2 की जगह छुड़वाई थी, उसकी लिखते हैं अंग्रेजी। इफ अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोविजन, मैंने कॉस्ट मॉडल वाले में डिक्रीज में पॉइंट 2 लिखवा दिया ना, अब रिवैल्यूएशन मॉडल वाले में भी जगह छुड़वाई हुई है, वो लिखवाने लगा हूं अब डिक्रीज में। खुद ही पहले जब आप लिखवा रहे थे तो अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल वाले में डिक्रीज वाले कॉलम में पॉइंट नंबर 2, इफ अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोविजन इज हायर देन the carrying amount of asset based on cost model पहले मैंने कॉस्ट मॉडल में क्या लिखवाया था कि अगर अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोविजन इज हायर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बस। तो अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल वाले में कह रहा हूं कि इफ अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोविजन इज हायर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल, यानी अब भी करना कॉस्ट मॉडल वाले से ही कंपेयर है, इससे नहीं कंपेयर करना कॉस्ट मॉडल वाले से ही कंपेयर है। और अगर ये इससे ज्यादा है तो रिमेनिंग अंग्रेजी वही है। नहीं, रिमेनिंग अंग्रेजी वही नहीं है। देन द एक्सेस अमाउंट, किसकी एक्सेस अमाउंट? यही 5 पॉइंट। देखिए मैंने कहा कि अगर अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोविजन is higher than the carrying amount based on cost model, then excess amount, कौन सी excess amount? Then excess amount is recognized immediately in P&L. Then excess amount is recognized immediately in P&L. And the remaining amount of change
is accounted for as revaluation gain. यानी अब बाकी क्या रह गया? अब इस 19.78 का देखना है आपने कि यहां कहां लिखना है। ये जो अब इसका 19.78 डिफरेंस रह गया ना, इसको देखना है कि यहां कहां लिखना है गेन के तौर पे। तो कहां लिखना है? इधर 19.78। तो एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डेबिट, P&L क्रेडिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस 19 ये है 1 जुलाई 19 की एस्टीमेट चेंज की एंट्री। अच्छा, यहां पर एक सवाल बनता है, ये मैंने P&L क्रेडिट किया है तो मैंने यहां क्यों नहीं लिखा? ये मैंने P&L क्रेडिट किया है तो यहां लिख दो। ये P&L जो वाला कॉलम बना रहा होता हूं, यहां मैं सैलरी एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहा होता, रेंट एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहा होता? ये पूरे बिजनेस का वो इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बना रहा होता हूं मैं। ये मैंने सिर्फ वो कॉलम लिखा होता है जो रिवैल्यूएशन का गेन लॉस डालते हुए डेबिट क्रेडिट किया होता है। ये वो रिवैल्यूएशन वाला लॉस नहीं है, ये है गेन ऑन चेंज इन डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन। तो इसको नहीं इस कॉलम में लिख देना। ये वही चीज है जो हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की कमी को हम फॉरेन इनकम बना रहे हैं कि हमने पहले बहुत ज्यादा अमाउंट को प्रोविजन कह दिया था, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा आती रही है, उसकी वजह से बस इनकम फॉरेन बनाई हुई है। तो इसको इस कॉलम में नहीं लिख देना। अब यहां से आगे चलें अगले 6 महीने, तो डेप्रिसिएशन यही 7.94 ही और सरप्लस ट्रांसफर भी इतना ही। ये सेम हो गए ना अब। क्यों इतना ही? सरप्लस ट्रांसफर क्यों इतना ही? क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हो रही है और कॉस्ट मॉडल पे कोई भी नहीं, तो इसलिए सारी की सारी एक्स्ट्रा है। वैसे भी देखें अमाउंट सेम हो गई। आप अगर कैलकुलेट दोबारा करना चाहें तो अब इसके पास रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो इसको 1.5 से डिवाइड करें और 6/12 करें। और यही सारी की सारी एक्स्ट्रा है। जितनी डेप्शन फॉर द ईयर चार्ज कर रहे हैं उतनी सारी की सारी अब ये एक्स्ट्रा है। तो 2019 की एंट्रीज कही थी मैं ज़बानी बोलता हूं। पहले 30 जून 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। एस्टीमेट चेंज की 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीवियस नहीं, वो बल्कि चलो प्रीवियस अटेम्प्ट वाली बात भी बताता हूं, इसको नोट कर लें जो करना है।
4.01 एस्टिमेट चेंज पे ये P&L में आ रहा होता, ये इधर आ रहा होता, तो फिर हम पहले इसको रिवर्स करके फिर सरप्लस आ जाते। तो बाकी रिमेनिंग होती है वो P&L में। चलें फर्ज करते हैं कि ये नोटेड, फर्ज कर लेते हैं कि 4.01 इधर आ रहा है, तो ये फिर 23 ना आ रहा होता, ये आ रहा होता 19.78 में से इसको करें माइनस, 15.7 तो ये यकीनन ना इतना आ रहा होता, क्योंकि अगर लॉस है इसका तो ये बहुत नीचे गया हुआ है। अब इस 25 का क्या करते, ये प्रोविजन डेबिट, इन दोनों का डिफरेंस इधर क्रेडिट, ये तो अब भी ऐसे ही होता ना, नहीं समझ आ रही। अगर ये सरप्लस की बजाय यहां चल रहा होता, आपने फिगर बोली 4.01, मैंने 4.01 लिख ली, कोई और लिख लेते हैं अगर 4.01 कंफ्यूज कर रहा है तो कोई और कर लेना, ऐसी बुक कॉम भी परेशान हो जाएगी। 3 कर लेता हूं चलो। इस वक्त हालात ये थे कि इधर चल रहा था 3, तो इस वाले कॉलम में यकीनन 16.78 चल रहा होगा यकीनन। अब एस्टीमेट चेंज हो गया, डाउन हुआ है बहुत सारा। अच्छा, ये जो इतना सारा काम मुश्किल सा किया, इसका एग्जाम में पहचान ये है कि जब बहुत सारी डाउन हो जाए ना, तो फिर आप एहतियात मोहतात होके ये वाला काम चेक कर लेना। थोड़ा बहुत डाउन हो रहा हो तो फिर इतनी परेशानी नहीं है, ज्यादा डाउन हो रहा हो तो फिर ये चेक कर लेना। तो अब 25 डिक्रीज है, ये तो डेबिट 25 ही होगा, ये इनकम 5.28 ही बनाएंगे, ये आप चेंज हो जाएगी, इसकी बात कर रहा हूं। अब भी इसको किससे कंपेयर करना है, 19.78 से करना है। कैरिंग अमाउंट जो एसेट की होती है, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकलेगा 19.78 से इसको कंपेयर करें तो अब भी यही गेन बनेगा। अब मजीद कितना क्रेडिट करना है, यही 19.78। अब इस 19.78 को मैं यहां कहां लिखूं, थ्री यहां, इसको रिवैल्यूएशन गेन लेना है ना, तो पहले ये खत्म फिर बाकी सरप्लस। तो अब आपकी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट और सरप्लस क्रेडिट। दो बार लिख लें बेशक, लेकिन असल में क्या है, ये हमारा गेन है ऑन डिक्रीज इन डिसमेंटलिंग एस्टीमेट, और ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल है। ये अलग इनकम है, ये अलग इनकम है। तो अब ये बन जाएगा 16.78 16.78। अच्छा, रीसेंट रेट के सवाल में चूंकि सॉल्यूशन में बहुत ही बचगाना एरर है, तो वो फिर मैं आपको बोर्ड पे करा देता हूँ। हाँ, एक सवाल तो हो ही जाएगा। मैंने तो IS37 आगे भी पढ़ाना है, कॉस्ट वाले खैर है 10 मिनट इंतजार कर लेंगे, वैसे भी 2 बच्चे आए होंगे। आपने कॉस्ट में तो नहीं बैठना ना, आपने भी नहीं बैठना, तो बस आप लोगों को क्या है, स्प्रिंग 23 है, स्प्रिंग 23 का पेपर है पास, PDF में। हाँ PDF में। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट खोलें, क्वेश्चन नंबर 4। इसका ICAP का सोल्यूशन ना बड़ा ही फजूल किस्म का गलत है, इसलिए मैं इसको सामने एक सॉल्व कर देता हूं। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट, ये मैंने किसी दौर में ना ग्रुप में शेयर कराया था, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा था ना, तब मैंने कभी ये शेयर कराया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 खोलें,
स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का पेपर है, ये किसी दौर में ग्रुप में शेयर भी कराया था, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये आईकैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अरे इकट्ठे बैठ जाए यार, दो ही तो लोग हो, इकट्ठे बैठ के देख लो। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसका आईकैप का सॉल्यूशन गलत है, इसलिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूं ये, और बता भी देता हूं क्या गलती है। बस ये ट्रिक का लास्ट ही है, लास्ट है इसी ट्रिक का लास्ट ही है किस इफ्रिक का? इफ्रिक 1 बस हो गया। एक दो आपको एग्जाम नोट लिखवाने हैं बस, इफ्रिक 1 हो गया, और फिर से IS 37 रिज्यूम हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। अल्लाह मालिक। मैं आपको ना वो बकायदा इफ्रिक 1 की वर्डिंग पढ़ के बता दूंगा। मेरे ख्याल में तो आप लोग भी फैसला कर लेंगे कि सॉल्यूशन गलत है आईकैप का कि मैं गलत हूँ। सवाल पढ़े ना, मैं करूँ फिर? ठीक है, पढ़ लिया। 2022 और 21 भी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपैरेटिव फिगर्स भी बताने हैं रिक्वायर्ड में। कौन सा सवाल पड़ा है? क्वेश्चन 4। हाँ, कहाँ से क्वेश्चन 4 कहाँ से शुरू हो रहा है?
पूरे सर यूरेनियम लिमिटेड पहले क्या खोला था? ऑटम 22 ऑन 1 जनवरी 2020 यूरेनियम लिमिटेड कंप्लीटेड। ये अब पढ़ो। पढ़ लिया? पक्की बात है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी मांगे हैं। 2022 भी और कंपैरेटिव भी कहा है, इसका मतलब 2021 भी। अच्छा, सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि अफ्रीका का सवाल है। ठीक है, तो चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो हम ये वाले कॉलम चला लेते हैं। तो हम कर लेते हैं वर्किंग। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट खरीदा कब प्लांट? 1 जनवरी 20। तो इनिशियली पहले प्रोविजन की अमाउंट कैलकुलेट करें। 500। ये मैं स्प्रिंग 2023 कर रहा हूँ, इसमें आईकैप के सोल्यूशन से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ। आपको बता भी देता हूँ क्यों इख्तलाफ कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है जो आप ठीक मान लें। स्प्रिंग 23 क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ। हाँ जी, नहीं, डिस्काउंट रेट क्या है? 10%। पावर 8। जी बताएं। 500 1.1 पावर 8। हाँ जी, 0.25। इसलिए प्लांट इनिशियली हो जाएगा 3233.25। एसिड 3000 का है ना, तो उसमें फिर हमने साथ ये मिला लिया। अब आगे ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 20 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई और इंटरेस्ट आ गया। लाइफ है 8 साल, तो इसको 8 पे डिवाइड कर दें। 404.16 और दिस इनटू 10% 23.33। 2829.09 256.58। अब इसके बाद क्या हुआ? अभी हमें 21 भी गुजारना है। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? वो 22 में जाके हो रही है। रिवैल्यूएशन 22 में हो रही है। एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है? 21 में।
तो पहले हमें 21 और वो भी एंड पे हो रहा है, इसका मतलब पहले 21 भी गुजारना पड़ेगा। 31 दिसंबर 21, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट 404.16 और इंटरेस्ट 25.66 जी, 2424.93 और ये 282.84 10% लगाया ना। अब हो रहा है एस्टीमेट चेंज। 31 दिसंबर 21 को एस्टीमेट चेंज हो गया। तो एस्टीमेट चेंज के लिए आप पहले प्रोविजन नई वाली कैलकुलेट करें। प्रोविजन पहुंच गई, डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट पहुंच गया 475 और डिस्काउंट रेट पावर -6। हाँ जी, कितनी? 205.36। कितनी डाउन हो गई? 76.88। बताएं इसको किधर लिखूं? पक्की बात है। बस कुछ इसी तरह का आई कैप के सोल्यूशन में है जिससे मुझे इख्तलाफ है। आई कैप के सोल्यूशन में यही हुआ होगा, तो मेरे ख्याल में अक्सरियत ने फिर यही कर दिया होगा। क्यों इख्तलाफ होगा, मुझे ज़रा गौर करें। हैं? नहीं, उन्होंने OCI में डाला, उन्होंने सरप्लस में लिखा है। गेन है ना, ऑब्लिगेशन कम हो रही है तो गेन है ना, तो गेन किधर लिखूं मैं? सरप्लस में। तो यार ये प्रोविजन कम हुई है, बढ़ी है? कम ही हुई है ना? हाँ जी, तो गेन है ना, तो उन्होंने इसको सरप्लस में लिख दिया जो आप कह रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ लिखे ना, ऐसा ही है ना? आप जरा गौर करें इसमें, थोड़ी सी अकल भी लगाएं कि या तो फिर मैं ही गलत हूँ। नहीं, हो सकता है मैं इंसान हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। हेरो फानी कहा था, उसने कहा लेने गया हुआ वहां से। आप लेने गए हुए थे तो देनी भी तो थी ना मुझे लाके। हाँ भाई, क्या गौर किया? आना चाहिए, बस तो दिमाग बंद तो नहीं हो गया? वो तो नहीं लग रहा, वो डिक्रीज इन प्रोविजन वाला कैरिंग अमाउंट से अगर कंपेयर करें पोस्ट मॉडल पे हो तो नेट बुक वैल्यू तो यही रहेगी। हाँ, डिफरेंस जीरो आएगा। क्या क्या क्या? आप बता दें। नहीं, वो किससे कंपेयर करना है? कॉस्ट मॉडल वाली किसको कंपेयर करना है? 76 को ना। तो 76 क्या इस 2400 से ज्यादा है? तो वो तो नहीं लग रही बात। चले मैं ही बता देता हूं। क्या रीवैल्यू हो रहा है एसेट? अभी तक एसेट रीवैल्यू ही नहीं हुआ
और ना ही 31 दिसंबर 21 पे रीवैल्यू हो रहा है। अभी तक एसेट रीवैल्यू ही नहीं हुआ और ना ही 31 दिसंबर 21 तक वो रीवैल्यू हुआ है। 21 में तो हुआ ही नहीं रीवैल्यू। रीवैल्यू कब हो रहा है? तो 21 में तो अभी तक रीवैल्यू ही नहीं हुआ, तो टेक्निकली तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही नहीं गया। नहीं समझ आई बात? तो फिर ये एसेट में ही जाएगा। हाँ, अब मैं आपको ना इफ्रिक 1 की वर्डिंग पढ़ाता हूं, पढ़ के बताता हूं इफ्रिक 1 की वर्डिंग। इफ्रिक 1 के अंदर, ओरिजिनल इफ्रिक 1 खोला है मैंने, उसके अंदर पैराग्राफ 6 लिखा हुआ है, इफ द रिलेटेड एसेट इज measured using revaluation model, change in the liability alter the revaluation surplus or deficit previously recognized on that asset. बहुत ऊपर की बात हो गई। दोबारा अंग्रेजी बोलता हूं। इफ्रिक 1 तो मैंने आपको खुद लेक्चर नोट्स लिखवा दिया ना, अब मैंने इफ्रिक 1 सामने ओरिजिनल खोला हुआ है। इफ द रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड यूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल, चेंजेस इन द लायबिलिटी यानी ये ऑल्टर द रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेफिसिट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड ऑन दैट एसेट। तो पहले हुआ ही कोई नहीं। ये जो मैंने आपको रिवैल्यूएशन मॉडल वाला जो आज का लेक्चर शुरू किया था, वो बात ही यहां से शुरू की थी कि अगर हम एसेट को रीवैल्यू करके अपवर्ड और सरप्लस बना रहे हैं तो इससे वो सरप्लस चेंज हो जाएगा। तो अभी है किधर सरप्लस? अभी हुआ कहां है एसेट रीवैल्यू? तो एसेट रीवैल्यू हुआ नहीं है तो फिर हम गेन कहां से दिखा दें? देखें, जब तक एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा तो फिर वो टेक्निकली कॉस्ट मॉडल पे ही चल रहा है। अगर ये लाइन निकाल दें तो ये कॉस्ट मॉडल ही चले जा रहा है ना, रीवैल्यू तो हुआ ही नहीं है अब तक। तो जब रीवैल्यू हुआ ही नहीं है तो फिर इस चेंज को हम कैसे रिवैल्यूएशन गेन में डाल दें? और अगर मैं इसको वर्डिंग से भी रिलेट कर दूं तो वर्डिंग से रिलेट करके मैं आपको अंग्रेजी इफ्रिक 1 से पढ़ के बता रहा हूं। इफ द रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड यूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल, changes in the liability alter the revaluation surplus or deficit previously recognized on that asset। तो अभी तक तो है ही नहीं, कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। तो इफ्रिक 1 की डिस्कशन ही तब हो रही है जब पहले रिवैल्यूएशन हो चुकी थी, बाद में एस्टिमेट चेंज हो रहा है। इफ्रिक 1 की डिस्कशन ही यहां से शुरू हो रही है। मेरा जाती ख्याल यह है कि एग्जामिनर ने ना ये इसी नीयत से ही बनाया होगा कि रिवैल्यूएशन मॉडल करवा रहा हूं तो जो भी एस्टीमेट चेंज है वो इन कॉलम्स में ही आना है, और उसने इस बात का गौर ही नहीं किया होगा कि इसने पहली ही हरकत ये कर दी कि एस्टीमेट चेंज पहले करा दिया। तो ये मेरे ख्याल में उससे गलती होगी। अब गलती हो गई तो अब हो गई सवाल में गलती, क्योंकि इफ्रिक 1 की डिस्कशन ही तब है कि जब ये प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड कोई सरप्लस या डेफिसिट था। तो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज है ही कुछ नहीं अभी, ठीक है। तो उसमें मेरी अकल ये कहती है कि ये यहां नहीं आएगा, ये यहां आएगा। और अब सवाल आगे चलो। हाँ सॉरी, अब ये सवाल यहां से आगे बढ़ेगा और अभी तक रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं हुआ, अभी तक ये कॉस्ट मॉडल जैसा ही चल रहा है। कितना? 2 3 2 3 4 8 1 0 5 0 5। अब रिवैल्यूएशन हो रही है 22 के एंड पे, यानी 1 साल और गुजरेगा, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगी, 2 साल गुजर गए, 6 रह गए। कितना?
391.34 और अब ये इंटरेस्ट किस पे 15% 30.80 ये पहुंच गया 1956.71 ये बन गया 236.16 अब होगी रीवैल्यूएशन और रीवैल्यू करके प्लांट को कहां तक पहुंचाना है 1900 तक जी कितना 56.71 और ये इधर ही आ जाएगा 56.71 बस जी ये है सवाल और पूछा हुआ है एक्सट्रैक्ट्स SOCI 2022-2021 ये बात मेरी इत्तेफाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे था मैंने आपको वर्डिंग भी पढ़ के बता दी वो मुझे यही लग रहा है कि इसमें ना कोई जिदबाजी नहीं है बस सिर्फ उनसे ना सवाल बनाते हुए गलती हो गई और शायद उसको कोई ढंग से रिव्यू भी नहीं कर सका होगा हो गई गलती उसने अपनी तरफ से रिवैल्यूएशन मॉडल का ही सवाल बनाया था लेकिन वो शायद 21 में रिवैल्यू करवाना भूल गया या हैं अब तो हो गया जो होना था क्या नहीं अब तो उन्होंने यही सोल्यूशन छापा हुआ है अब तो ये सोल्यूशन अपलोड कर दिया ना अब इस पे थोड़ी मतलब बस चल गए अब इस पे क्यों डिबेट खुलेगी कि ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना वरना कुछ बच्चा देखेगा या बस ठीक है चलो आगे चलें वो तो मैं आपको इतनी लंबी कहानी बता रहा हूँ मेरे जाती ख्याल ये है कि सवाल बनाने वाले से गलती हो गई होगी बस अल्लाह मालिक देखें आपका काम है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करना तो अगर इतने ही मार्जिन के ऊपर आप थे कि इस गलती के 1-2 नंबर कट जाएंगे अगर इतने मार्जिन पे आप थे कि इस गलती की वजह से 48 पे तो 48 पे वो फेल भी नहीं करते किसी को 49 पे 48 से तक होता है 49 पे कोई फेल नहीं होता तो अगर आप इतने मार्जिन पे थे कि 47 पे फेल हो रहे हैं फिर तो डिजर्व करते थे फेल होना SOCI में क्या आएगा डेप्रिसिएशन आएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा तो डेप्रिसिएशन 21 में आएगी 404.16 और 22 में आएगी 391.34 इंटरेस्ट एक्सपेंस 21 में आएगा 25.66 और यहाँ आएगा 30.8 और चूंकि उनसे गलती ये हो गई थी तो उन्होंने फिर ज़ाहिर OCI भी प्रेजेंट की हुई है और उसके अलावा रीवैल्यूएशन लॉस आएगा 56.71 और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP में नॉन करंट एसेट्स में प्लांट आएगा और नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आएगी अच्छा मैं चूंकि 37 रिज्यूम नहीं कर सका और मैं चाहता हूं कि उसकी प्रैक्टिस हो तो सकता है मैं कॉस्ट की कल 1 क्लास रखूं और FAR2 की 3 रखूं ताकि IS 37 प्रैक्टिस करके भेजूं
टाइमिंग यही होगी, लेकिन मैं अब कॉस्ट डबल करनी थी ना, तो फिर मैं कल एक कर दूंगा फिर 37, ताकि प्रैक्टिस समेत करवा सकूं। अभी ये मेरा ख्याल ये था कि मैं इसको कर लूंगा इतना कि 37 भी रिज्यूम कर सकूंगा, लेकिन नहीं हो सका। हाँ जी, प्लांट 2021 क्लोज हुआ तो प्लांट कितने का है? 2424.9 नहीं, 2348.05। ये हरी लाइन भी 21 की ही है। और प्लांट 22 में कितने का है? 1900 का। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 21 में है 205.36 और 22 में है 236.16। अब चूंकि आई कैप वाले ने इसको सरप्लस वाले कॉलम में लिख लिया हुआ था, इसलिए वो सरप्लस का भी बैलेंस शो कर रहे थे। तो मेरी बेस्ट जजमेंट में वो गलत है सोल्यूशन, ये सही है। तो ये सोल्यूशन है 2023 का। स्प्रिंग 23 का सोल्यूशन इसमें थोड़ी होगा यार। अच्छा, आप सिर्फ 2 एग्जाम नोट्स अपने अल्फाज में लिख लें और बस फिर ये फ्रेक वन वाला पोर्शन ख़त्म। कल वाली क्लास में फिर मैं I-37 रिज्यूम करूँगा और इंशाल्लाह कल ख़त्म करके इसकी 3 क्लासेस भी इसलिए रख रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस करा सकूँ। देखो एक जगह आपने बात बताई थी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर बताया वो तो फिर OCI नहीं आता। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा हो तो फिर OCI नहीं बताना। इसमें तो पूछा होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी पूरा SOCI पूछा हुआ था। अच्छा, अब 2 एग्जाम नोट लिख लेना खुद ही अपने अल्फाज में ही। एक बात तो ये लिख लें कि अगर सवाल में एस्टीमेट चेंज और रिवैल्यूएशन सेम डेट पे आ जाए तो पहले कौन सा लिखें? पहले एस्टीमेट चेंज कर लेना है। जिस तरह नहीं 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 नहीं, इस सवाल में नहीं, वैसे कह रहा हूं कि अगर जैसे 31 दिसंबर 22 पे रिवैल्यूएशन भी हो रही है और एस्टीमेट चेंज भी हो रहा होता, अगर तो वर्किंग में तो हमने 2 अलग अलग लाइनें ही लिखनी है ना। तो आप पहले एस्टीमेट चेंज वाली लाइन लिखना दोबारा है। नहीं नहीं, मैंने एस्टीमेट चेंज बोला था, पहले मैंने रिवैल्यूएशन बोला था। नहीं नहीं यार, एस्टीमेट चेंज, पहले एस्टीमेट चेंज। वो हो सकता है मुझे लगा, मैंने सोचा हो कि आप गलत ही बोलेंगे तो मैंने शायद इसलिए काउंटर बोल दिया होगा। नहीं नहीं, पहले एस्टीमेट चेंज। तो अगर सवाल में किसी एक ही डेट में रिवैल्यूएशन और एस्टीमेट चेंज दोनों हो तो आप पहले एस्टीमेट चेंज की लाइन लिखना, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन की लाइन लिखना। और मेरे इस नसीहत की वजह है जो मैं दूसरा नोट बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में एक ही डेट पे रिवैल्यूएशन भी हो रही हो और एस्टीमेट चेंज भी हो रहा हो, पहले आप इस वर्किंग के अंदर एस्टीमेट चेंज वाली लाइन लिखना। उसका जो लॉस होगा वो भी इसमें जाएगा, एसेट में जाएगा। कोई मसला नहीं, अगर आप यहां लिख लेंगे चाहे यहां लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगली ही लाइन में रीवैल्यू तो कर ही लेना है आपने, चाहे यहां लिखें चाहे यहां लिखें, एंड रिजल्ट वो अफेक्ट एडजस्ट हो जाना है। सर R1 में वो रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट लेकिन वैसे सही कोई चलाए ना तो पहले वो यहां ही लिखेंगे, अगर वो पहली रिवैल्यूएशन हुई है तो, यानी अगर पहला एस्टीमेट चेंज हुआ है। अगर रिवैल्यूएशन के बाद कहीं एस्टीमेट चेंज हुआ था तो फिर तो वो दोबारा सुन लें। अगर एस्टीमेट चेंज और रिवैल्यूएशन एक ही दिन हो रहा है तो अपनी इस वर्किंग के अंदर आप पहले एस्टीमेट चेंज वाली लाइन लिखिएगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन वाली लाइन लिखिएगा। अच्छा, लास्ट सेशन में जो लोग रिपीटर बैठे हुए हैं, लास्ट सेशन में मैं ये बताया करता था कि
इसकी मैं कंपाउंड एंट्री बताता था और उसमें ये कहता था कि इसको रीवैल्यू कर लें, इसका एस्टीमेट चेंज कर लें एक ही लाइन में, और जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को यहां ले लें। लेकिन इससे कंफ्यूजन बढ़ जाती थी, तो मैंने इसको तोड़ दिया। जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे पढ़ा था और उनको ये बात अच्छी तरह याद हो, वही बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें बच्चे ना गलती कर जाते थे, इसलिए मैंने इस दफा इसको तोड़ दिया है। एंड रिजल्ट वही है, लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया। आपके पहले एस्टीमेट चेंज वाली लाइन लिखना वर्किंग में, उसके बाद रिवैल्यूएशन वाली लाइन लिखना। किस सूरत की बात कर रहा हूं? जब सेम डेट पे हो रहा है तो। दूसरा एग्जाम नोट ये लिख लें कि मैंने आपको ये जो फेयर वैल्यूज बताई हैं, अभी जो 2-3 सवाल खुद लिखवाए, इवन के जो भी स्प्रिंग 23 भी किया, इसमें एक लाइन लिखी हुई थी फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन। ये लाइन लिखी हुई थी ना। अगर लिखी हो ना फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन, जैसे मैं इसी की बात करता हूं, इसी सवाल के सामने मौजूद है, इसी की बात कर लेता हूं। अगर आपको फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन दी है तो ठीक है, वो यूज करें। लेकिन अगर वो दी हुई है फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन, तो आपने ना इस गिवन वैल्यू में ये ऐड करना है, फिर यहां लिखना है। दोबारा, अगर क्वेश्चन में आपको, हाँ लेटेस्ट यानी उसी वक्त जस्ट जो बनी हुई है लेटेस्ट। दोबारा, अच्छा ये बहस ही क्यों है? अगर प्लांट को हमने प्लांट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की हुई है, तो ये एक बड़ी अमाउंट आ रही है ना, ये एक बढ़ी हुई अमाउंट आ रही है ना। तो ये जो फेयर वैल्यू होती है ना फिर ऐसे प्लांट्स की, वो भी फिर इंक्रीज्ड अमाउंट होती है ताकि कंपैरिजन सही हो सके। वरना अगर इसकी हम वो फेयर वैल्यू 3000 ले लेंगे तो ये तो लॉस शो हो जाएगा। तो जब प्लांट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट हो गई होती है, तो जो फेयर वैल्यू दी जाती है इसके कंपैरिजन के लिए, उसमें भी डिसमेंटलिंग वाला पोर्शन ऐड करके दिया होता है। ये बात नहीं समझ आई? वरना फिर कंपैरिजन होगा, कैरिंग अमाउंट ऑब्वियसली ज्यादा आ रही होगी, तो बिला वजह लॉस शो हो जाएगा, जबकि लॉस वाली बात ही कोई नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको सवाल में फेयर वैल्यू दी हुई है और उसको कहा है इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग एप्लीकेशन है, तो बस ठीक है, इसको यूज करें जैसे अब तक सवालों में था। लेकिन अगर लिखा होता ये फेयर वैल्यू है एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो फिर आप गिवन 1900 को यहां ना लिखते, उसमें 236 ऐड करते, 2136.16 वो यहां लिखते। 1900 गिवन होती सवाल में और साथ लिखा होता कि ये एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, तो आप फिर उस 1900 को यहां लिखने की बजाय 1900 में इससे जस्ट ऊपर जो प्रोविजन का कॉलम बना हुआ है ये ऐड करते, क्योंकि इसी डेट वाला ही है ना, ये ऐड करते और जो आंसर आ जाता 2136, 1900 में ये ऐड, वो 2136 यहां लिखते हैं। और इस बात की प्रैक्टिस के लिए ना एक सवाल बना के डाला हुआ है, पेज 633। क्वेश्चन नंबर 26, पेज 633 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26। ऑन 1 जनवरी 15 प्लांट वाज परचेज एंड इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। जी मैंने एक सवाल बनाया हुआ है इसकी प्रैक्टिस के लिए, पेज 633, मतलब पास पेपर का नहीं है, खुद ही बनाया हुआ है मैंने। पेज 633 पे क्वेश्चन नंबर 26 और 27th एडिशन में भी शायद यही, मैं फिगर्स बता देता हूँ। 50 मिलियन कॉस्ट है और फेयर वैल्यू नेट ऑफ ऑब्लिगेशन 49.61, 16.58, तो ये शायद न्यू एडिशन में भी 26 क्वेश्चन ही होगा। ये अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसमें इम्पेयरमेंट भी हो सकती है सेम डेट।
रिवेलेशन भी और इम्पेयरमेंट भी बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा ये, क्योंकि इम्पेयरमेंट तो FAR 1 में है और रिवेलेशन प्लस इम्पेयरमेंट ये पहले ही बड़ी टेक्निकल चीज़ है। फिर FAR 2 में वो FAR 1 का इतना टेक्निकल एडजस्टमेंट पूछेगा। ऐसे में जो अगर सेम डेट पे रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट भी हो रही हो तो पहले रिवैल्यूएशन करते हैं। जी, पहले रिवेलेशन करते हैं, क्योंकि कैरिंग अमाउंट निकलती है तो फिर I-36 लगता है। और वैसे करने के लिए रखना हो तो तीनों अगर आ रही हो तो इम्पेयरमेंट या पहले एस्टीमेट चेंज, फिर रिवेलेशन, फिर फिर इम्पेयरमेंट। चलें ठीक है जी, आए ओके।